ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच माउंटेन रेंज इज रिकग्नाइज्ड एज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। कौन सी माउंटेन रेंज ऐसी है जो कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन सिस्टम में आती है? ठीक है, यानी कॉन्टिनेंट के बीच में आती है। हिमालयाज जो है वो हाईएस्ट हैं, हिमालयाज एल्टीट्यूड वाइज हाईएस्ट हैं, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है वो तो हिमालयन रेंज के अंदर है और दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम का नहीं है, लॉन्गेस्ट माउंटेन कॉन्टिनेंटल माउंटेन सिस्टम का है। यानी ऐसा माउंटेन सिस्टम जो कि जो ज्यादा एरिया तक स्ट्रेच आउट हुआ हुआ है। तो एंडीज जो है वो दुनिया की सबसे आप ये कह सकते हो कि हाईएस्ट स्ट्रेच, ठीक है, नॉट द हाईएस्ट रिलेटेड टू द एल्टीट्यूड बट हाईएस्ट स्ट्रेच, यानी लॉन्गेस्ट स्ट्रेच जो है वो माउंटेन रेंजेस के अंदर जो है वो एंडीज का शुमार होता है। सो एंडीज उसमें आती है। हिमालयाज नो डाउट ये हाईएस्ट हैं, ये सबसे ऊंची हैं आप ये कह सकते हो, लेकिन लेंथ वाइज ये सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा ये जो स्पैन हुआ हुआ है, जितना ज्यादा एरिया तक ये फैली हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और माउंटेन रेंज है, उसको आपने याद रखना है कि उराल माउंटेन रेंज जो है वो एशिया और यूरोप के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पर ऐड करते हैं, तो वो भी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंजेस में बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो उराल माउंटेन रेंज जो है वो एशिया एंड यूरोप के बीच में जो है ना एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पर जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड यूरोप के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री के तौर पर वो चलती हैं। अच्छा जी, द हिस्टोरिक रूट 66 इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद, जो रूट 66 है ये बेसिकली अमेरिका के अंदर है और अमेरिका का सबसे बड़ा रूट है। और यहाँ पर जाना या इसके ऊपर ट्रैवल करना लोग ये समझते हैं कि जी वो फ्रीडम है या मोबिलिटी ऑफ द 20th सेंचुरी है। तो रूट 66 इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो अब बहुत ज्यादा क्योंकि ये स्पैन हुआ हुआ है, स्ट्रेच हुआ हुआ है, शिकागो से फिर सेंटा मोनिका पे चलता है, फिर ये कैलिफोर्निया पे चलता है। सो अमेरिका की जो लेंथ है ना और जो उसकी आप ये कह सकते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी है, टेरेन की डाइवर्सिटी है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस का हामिल है। अच्छा, इब्राहिम लिंकन इज चीफली रिमेंबर्ड इन द वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर, इब्राहिम लिंकन वाज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है, वाज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। और इब्राहिम लिंकन जो थे ना वो तीन चार इंपॉर्टेंट बातों के लिए जरा पॉपुलर थे। एक तो इब्राहिम लिंकन इसलिए पॉपुलर थे कि जो थे ना जो स्लेवरी थी उसको अबॉलिश करने के लिए वो बहुत सारी जो है ना आप ये कह सकते हो कि लॉज जो थे वो लाना चाहते थे। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे एमसीक्यूज में बनती है, चॉइस ये बनती है कि इब्राहिम लिंकन के टाइम में अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी। सो इब्राहिम लिंकन वाज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड इनके टाइम में अमेरिका में जो है वो सिविल वॉर हुई थी। और इनकी प्रोमिनेंस क्या है, वो ये है कि ही वांटेड टू अबॉलिश स्लेवरी एंड ही वाज असैसिनेटेड इन द ईयर 1865। सो 1865 में इनका जो है ना वो मर्डर हो गया था। तो ये भी याद रखना है। विच नॉवल वाज ऑथर्ड बाय द रिनोन्ड इंग्लिश राइटर जेन ऑस्टिन। सो जेन ऑस्टिन ने कौन सा नॉवल जो है वो राइट डाउन जो है वो किया है, वो उसकी राइटर है। सो हैमलेट या वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस तो लॉ ने किया हुआ है, ठीक है। और हैमलेट जो है ये शेक्सपियर का है, ठीक है। एंड उसके अलावा जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है ये जेन ऑस्टिन ने किया हुआ है। तो ये जेन ऑस्टिन ने किया है, ठीक है। तो जेन ऑस्टिन इसके राइटर हैं। हैरी पॉटर के जो है वो जेके रोलिंग है, वो भी आया हुआ है पास्ट एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, सो इंपॉर्टेंट है। और ये भी आया हुआ है तो मैं इसलिए बताता हूँ, ये जेन ऑस्टिन ने राइट डाउन किया था। द रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की राइटिंग है, प्लेटो ने उसको ऑथर किया था। एंड हैमलेट तो शेक्सपियर की है, शेक्सपियर की है ये हैमलेट जो है वो शेक्सपियर की है। SHAKE शेक्सपियर है ना, PEARE होता है इसमें, ठीक है, PEARE होता है, ई भी होता है, फिर शेक्सपियर ने किया है। एंड शेक्सपियर की एक और जो है ना रोमियो एंड जूलियट भी बड़ी पॉपुलर है राइटिंग, जो हमारे एग्जाम्स में आती रही है, ठीक है। एंड वॉर एंड पीस जो है वो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, ठीक है जी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए सबका बता दिया। द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस फॉर्मली ब्रॉट एन एंड टू, सो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो है ये इन द ईयर 1919 हुई थी और वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुई थी, याद रखिएगा। सो वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। सो वर्ल्ड वॉर्स की डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेके। सो 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई है, 1918 में वो एंड हुई है। वर्ल्ड वॉर टू जो है वो 1939 में स्टार्ट हुई है और एंड जो है वो 1945 में हुई है, 1945 में हुई है। तो ये स्टार्टिंग है इनकी, ये इनकी एंडिंग है। ये वर्ल्ड वॉर वन की है और ये जो है जी ये वर्ल्ड वॉर टू की है, ये जो है ना ये वर्ल्ड वॉर टू की है। ठीक हो गया जी, ये वर्ल्ड वॉर टू की है, वो वर्ल्ड वॉर वन की है।
और डेट्स मैंने बता दी। और 1945 में वर्ल्ड वॉर वन के एंड के ऊपर ही यूनाइटेड नेशंस जो है उसको भी एस्टैब्लिश करा गया है। द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल इन 1989 सिंबलाइज द डिक्लाइन ऑफ, सो इट सिंबलाइज द डिक्लाइन ऑफ द, आप ये कह सकते हो कि कोल्ड वॉर डिवीजन इन यूरोप है। ठीक है, सो कोल्ड वॉर इन डिवीजन इन यूरोप में जो है ये वॉल ऑफ बर्लिन जो है उसके एंड होने पे ये कोल्ड वॉर डिवीजन जो की गई थी यूरोप में उसका एंड हुआ था। सो बर्लिन जर्मनी का एक सिटी है, जर्मनी का कैपिटल भी यही है। सो जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था ये वॉल ड्रॉ करके कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। सो बहरहाल फिर लोगों ने इसको खुद ही गिरा दिया और फिर वहां पे जब आप कह सकते हो कि रेवोल्यूशन आया और कोल्ड वॉर जो है ना वो उसके खात्मे का एक तरह से हुआ। और 1990 में जो है ना आप ये कह सकते हो कि जर्मन रीयूनियन का ये एक सिंबल है। ठीक है जी, आगे चलेंगे हम लोग। व्हेन अ हाई मैग्नीट्यूड अंडरसी अर्थक्वेक डिस्टर्ब्स अ वास्ट बॉडी ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स आर कॉमनली टर्म्ड एज। तो जब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब समंदर के नीचे अर्थक्वेक आता है हाई इंटेंसिटी का, हाई मैग्नीट्यूड का, तो वो क्या कॉज करता है। तो वो अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि बड़ी डिवास्टेशन ये कॉज करता है। व्हेन वी वर किड्स, सो आई रिमेंबर के जापान को इसने हिट किया था, इंडोनेशिया वगैरह को हिट किया था सुनामी ने, श्रीलंका वगैरह को हिट किया था, इवन इंडियन कोस्ट को हिट किया था। एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग जो थे वो डिस्प्लेस हो गए थे, थाउजेंड्स की डेथ्स हुई थी इसमें। तो सुनामी एक कॉज होता है। सुनामी इज अ फिनोमेना कि जिसमें क्या होता है कि जब अंडर सी जो है वो अर्थक्वेक आता है हाई इंटेंसिटी का, तो वाटर वेव्स बहुत दूर तक चली जाती हैं और उससे बहुत ज्यादा डिवास्टेशन जो है वो कॉज होती है। विच ओशन ऑक्यूपाई द सेकंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। सो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ एग्जामिनर ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। सो दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वो अटलांटिक ओशन है। तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अटलांटिक है। और जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन है ना, सबसे लार्जेस्ट है, मोस्ट लार्जेस्ट जो है ना वो ये है, पैसिफिक ओशन है। ये मोस्ट लार्जेस्ट है, याद रखिएगा। और ये सबसे ज्यादा डीपेस्ट भी यही है। सो मोस्ट लार्जेस्ट प्लस डीपेस्ट जो है पैसिफिक ओशन है, एंड लार्जेस्ट प्लस डीपेस्ट ओशन जो है वो पैसिफिक है। और जिस पॉइंट के ऊपर डीपेस्ट है उसको मरीना ट्रेंच कहते हैं। आगे मैंने उसका एमसीक्यू ऐड किया हुआ क्योंकि रिसेंट एग्जाम्स में आया हुआ है। द प्लैनेट प्रेजेंटली रिकॉग्नाइज्ड फॉर पोजेसिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोन मून्स। किस प्लैनेट के जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, सो सैटर्न के इन 2025 जो है वो नए मून्स जो हैं वो, और मून्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, दरियाफ्त किए हैं। तो सैटर्न के जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं। ठीक है जी, अ स्कैटर्ड चेन और क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स इज ज्योग्राफिकली डिस्क्राइब्ड एज। सो चेन ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारे जो आइलैंड्स होते हैं, या आप ये कह सकते हो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो क्या कहलाता है। सो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो आर्किप्लेगो कहलाता है। सो आर्किप्लेगो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच ज्योग्राफिकल टर्म रेफर्स टू अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लार्जर लैंड मैसेज। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड हो लेकिन वो दो बहुत बड़ी लैंड मैसेज को आपस में कनेक्ट करती हो, तो वो क्या कहलाती है। सो अगर तो वो वाटर कनेक्टिविटी हो तो वो स्ट्रेट कहलाती है, और अगर वो लैंड कनेक्टिविटी हो, क्योंकि यहाँ पे लैंड की बात हो रही है, तो वो स्तमस कहलाती है। तो मैंने दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया। अगर एग्जामिनर ये पूछे तो पता होना चाहिए, और ये भी पूछे तो ये भी पता होना चाहिए। तो अगर एक बहुत बड़ी पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, एंड इट इज कनेक्टेड बाय अ नैरो लैंड पैसेज वे, हम इसको स्तमस कहेंगे। एंड अगर इफ इट इज कनेक्टेड बाय वाटर पैसेज वे, तो ये जो है स्ट्रेट कहलाएगा। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आजकल पॉपुलर है ना, रिसेंट अमेरिका और ईरान कन्फ्लिक्ट के बाद। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वही है कि इट इज अ नैरो सी पैसेज वे। ठीक है, और वो स्ट्रेट कहलाता है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ मंदब है, उसके अलावा स्विज कैनाल वगैरह है, तो वो चीजें कवर हुई हैं। द मरीना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। सो मरीना ट्रेंच क्या है, इट्स लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। और एक दफा एग्जाम में ये यूं भी ट्विस्ट होकर क्वेश्चन आया हुआ है कि दुनिया में सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है। और फिर एक दफा ये आया हुआ है कि डीपेस्ट ओशन में पॉइंट कौन सा है। सो ओशन हो या प्लेनेट अर्थ हो, डीपेस्ट जो पॉइंट है वो पैसिफिक ओशन ही है, वो पैसिफिक ओशन ही है। ठीक है, सो पैसिफिक ओशन कहाँ पे सबसे डीपेस्ट है, मरीना ट्रेंच में। विच डेजर्ट इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब क्वेश्चन को समझ के किया करें, ऐसा क्वेश्चन आता है डेजर्ट का आप लोग परेशान होते हैं। देखें, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है ना, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट है। और सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट जो है वो लूत डेजर्ट है, दश्ते लूत है। सो हॉटेस्ट डेजर्ट जहाँ पे जहां पर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो हॉटेस्ट डेजर्ट है वो दश्ते लूत है, एंड दिस इज इन ईरान। दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। सो दिस इज इन ईरान।
और ईरान का पुराना नाम क्या, पर्शिया है। किसी एक जगह पे एग्जाम में ये भी एक दफा जो है वो आया हुआ है। सो ईरान का ओल्ड नेम क्या, पर्शिया। और जो लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट है वो आर्कटिक है, वो आर्कटिक है। ठीक है, अंटार्कटिका इन इटसेल्फ इज अ लार्जेस्ट पोलर डेजर्ट। ठीक है। The Amazon River is internationally known for being the longest river in the world. No. Deepest river in Asia. No. Longest river by water, largest river by water volume. तो दुनिया का लार्जेस्ट जो रिवर है वो अमेजन है, लॉन्गेस्ट जो है ना वो नाइल है। माउंट एवरेस्ट लाइज विद इन द हिमालयन रेंज, ये तो मैंने ऊपर भी बताया कि हिमालयन रेंज जो है वो, उसमें माउंट एवरेस्ट जो है वो लाई करती है। आगे चलेंगे, विच स्ट्रेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। एशिया और नॉर्थ अमेरिका को कौन सा स्ट्रेट जो है ना वो सेपरेट आउट करता है। तो स्ट्रेट मैंने बताया कि इट्स अ नैरो सी पैसेज वे या ओशन पैसेज वे होता है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। ठीक है जी। द बॉस्फोरस स्ट्रेट ज्योग्राफिकली डिवाइड्स। ठीक है। सो रिसेंट टाइम्स में कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐड हुए हैं, इसलिए मैंने उनको बीच में ऐड किया। तो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो एशिया और यूरोप को जो है ना वो कनेक्ट करता है, एशिया एंड यूरोप को कनेक्ट करता है, एंड इट कनेक्ट्स एशिया एंड यूरोप वाया ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा। तो ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा। एंड एक और बात बता दूं कि दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सी ऑफ मरमरा ही है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है अगर, कि भाई दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सी कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट सी जो है ना, वो स्मॉलेस्ट सी जो है वो सी ऑफ मरमरा है। तो स्मॉलेस्ट सी दुनिया का सी ऑफ मरमरा और टर्की में है। ठीक है। द स्विज कनाल कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी विद द रेड सी। तो स्विज कनाल कहाँ पर है, इजिप्ट में है। और ये कनेक्ट करती है किसको, ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को विद रेड सी। विच कंट्री पोजेसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। किस कंट्री में दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है। सो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड जो है वो स्वीडन में है। स्वीडन में हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स है। हाँ, और वो उसमें से मोस्टली जो वो अनहैबिटेड है। ठीक है, वहां पे लोग रहते नहीं है, अनइनहेबिटेड है वो। ठीक है जी। और ज्यादातर उसमें से खाली है, लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड जो है वो स्वीडन में ही है, बट मोस्टली आर अनइनहेबिटेड। हाँ, इंडोनेशिया में मोस्ट, आप ये कह सकते हो कि पॉपुलेटेड जो है वो आइलैंड हैं सेकंड नंबर पे ज्यादा, और मोस्टली जो है वो उसमें से वो पॉपुलेटेड है, आबाद हैं, लोग उसमें रहते हैं। The world's longest international border exists between. This question has been repeated many times in the exams. So, जो longest international border है वो यूएस कनाडा बॉर्डर है। कैन यूएस बॉर्डर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है किसी भी दो कंट्रीज के बीच में। ठीक हो गया। और सेकंड नंबर पे रशिया और चाइना का बॉर्डर है। बाय द वे, एरिया वाइज दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज वो रशिया है। द बे ऑफ बंगाल इज ज्योग्राफिकली क्लासिफाइड द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। ठीक है। यस, इट इज द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। एंड ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मेरा ख्याल है इंडोनेशिया भी इसके साथ जो है वो बॉर्डर होता है। सो इट्स द लार्जेस्ट बे इन द वर्ल्ड। विच पेनिनसुला इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट ऑन द अर्थ। अब पेनिनसुला क्या होता है, देखिए आइलैंड में और पेनिनसुला में फर्क होता है। सो आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड जो कि चारों तरफ से इज सराउंडेड बाय वाटर, फ्रॉम ऑल फोर साइड इट इज सराउंडेड बाय वाटर। अरेबियन पेनिनसुला is the largest peninsula in the world, and peninsula क्या होगा कि is a piece of land जो कि तीन तरफ से वाटर से कवर्ड है, जो कि तीन तरफ से वाटर से कवर्ड होता है और फिर एक तरफ से लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। द ग्रेट वॉल इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नाम ही इसका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल कहां पर है, चाइना में है। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन। सो मंगोल्स के अटैक से बचने के लिए इसको बनाया गया था। आगे चलेंगे जी। क्वेश्चन 24, द आईफल टावर वाज कंस्ट्रक्टेड। द आईफल टावर इज इन पेरिस। ठीक है, इन पेरिस द सिटी ऑफ फ्रांस। एंड रोम के अंदर जो है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। सो टावर ऑफ पीसा जो है वो रोम में है। एंड रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। तो ये भी मैंने बता दी, इटली का कैपिटल है। ठीक है जी, ये भी बता दी। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज प्रेजेंटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय। स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। और उसने हाथ में जो बीकन ऑफ लाइट पकड़ा हुआ है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये अमेरिका में है, न्यूयॉर्क सिटी के साथ है। एंड इट वाज डेडिकेटेड बाय फ्रांस एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड फ्रीडम टू अमेरिका। ठीक है। सो इट वाज गिफ्टेड बाय
आप ये कह सकते हो वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रांस। द पिरामिड्स ऑफ गीजा, सो पिरामिड्स आर इन इजिप्ट, सो पिरामिड्स इजिप्ट में है। रिसेंट एग्जाम में इजिप्ट की करेंसी पूछी गई है, तो इजिप्शियन पाउंड जो है ना वो इजिप्ट की करेंसी है। तो ये याद रखना है आपने कि इजिप्शियन पाउंड इज द करेंसी ऑफ इजिप्ट। जैसे इंग्लैंड की करेंसी भी पाउंड है, बट उनकी करेंसी का नाम पाउंड स्टर्लिंग है। सो इजिप्ट की जो करेंसी है, ठीक है, वो इजिप्शियन पाउंड है। एंड इजिप्ट का जो कैपिटल है वो कायरो है। इजिप्ट फेमस ही पिरामिड्स के लिए, ठीक है। विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो किसने दिए थे, ठीक है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन ने दिए थे। तो आइजैक न्यूटन प्रेजेंटेड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो इजी था। द फेमस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर इज एसोसिएटेड विद विच साइंटिस्ट के नेम आगे चार्ल्स डार्विन है। तो डार्विन ने तो नहीं दिया था, डार्विन डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। तो वो जो थ्योरी है ना कि जी इंसान पहले बंदर था और फिर वो जो है वो इंसान बना वगैरह, वो जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहलाती है, वो चार्ल्स डार्विन ने दी थी। पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। बहरहाल इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इट वाज गिवन बाय आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने ये दी थी। जिन बच्चों ने साइंसेस पढ़ी नहीं है, फिजिक्स पढ़ा हुआ, तो उनको तो ये पता होगा। और वो ये कहती है कि भाई एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल। अच्छा, मैरी क्यूरी अर्न डिस्टिंक्शन फॉर हर पायनियरिंग रिसर्च ऑन। सो मैरी क्यूरी वाज द फर्स्ट फीमेल टू अचीव द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज। और मैरी क्यूरी को दो नोबेल प्राइजेस मिले थे। एक उनको फिजिक्स में मिला था, और फिर एक बाद में उनको एक और नोबेल प्राइज जो है वो 1911 में मिला था। सो बहरहाल इन्होंने बहुत ज्यादा काम जो है वो रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो है वो किया था, रेडिएशन के ऊपर किया था। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है जी। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। सो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय, अभी मैंने ऊपर बताया कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहलाती है ये। और ये चार्ल्स डार्विन ने जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो दी थी। ठीक है जी। क्वेश्चन 32 इज कॉमनली रेफर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन है, ये जरा गौर से करना है, तो वो चार्ल्स बेबेज है। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो वो एलन टरिंग है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, तो ही इज एलन टरिंग। और वेंट सर्फ इज द फादर ऑफ इंटरनेट, ही इज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट जो है ना, फादर ऑफ इंटरनेट जो है वो कहलाता है। और कंप्यूटर साइंसेस का फादर जो है ना, ठीक है, वो इनको कहा जाता है, जो टिम बर्नर्स ली को जो है ना वो रेफर किया जाता है। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक है, जो इंटरनेट का सिस्टम है ये इन्होंने डेवलप किया था। द टेलीफोन इज हिस्टोरिकली क्रेडिटेड टू, यानी जो इन्वेंशन है टेलीफोन की वो किसने की है। सो टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है। रेडियो जो है वो मार्कोनी ने की है। थॉमस एडिसन के लिए बल्ब है। और कार्ल बेंज जो है वो कार के आप कह सकते हैं कि इन्वेंशन के साथ एसोसिएटेड है वो। ठीक है। सो कार की इन्वेंशन के लिए वो एसोसिएटेड है। ठीक है, हो गया। तो कार्ल बेंज जो है वो है। ये जो मर्सिडीज बेंज ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है कार मैन्युफैक्चरर का, वो इन्हीं का है। मर्सिडीज जो थी वो कार्ल बेंज की बेटी थी, उसी के नाम पे इसने रखा था नाम। विच इन्वेंशन इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद जोहानस गटनबर्ग। अब बीच में एक आधा ऐसा क्वेश्चन आता है कि बंदा कहता है कि यार इस साइंटिस्ट का नाम ही मैंने नहीं सुना था। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि जीके जो है वो फैक्चुअल नॉलेज है, जितना मर्जी आप प्रिपेयर कर लेना प्रॉब्लम ही रहता है। सो एरोप्लेन या एयरप्लेन तो जो है वो राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था। ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस जो है भारत वो जोहानस गटनबर्ग जो है वो उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। और उस जमाने में ये बड़ी एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि बुक्स को पहले हैंड रिटन लिखा जाता था, और फिर उसमें जो प्रोडक्शन ऑफ बुक्स है वो बहुत ज्यादा होगी, क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। राइट ब्रदर्स आर रिमेंबर्ड फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन। तो राइट ब्रदर्स ने क्या किया था, एयरप्लेन जो है वो उसकी इन्वेंशन के साथ दे आर एसोसिएटेड। ठीक है। और 1903 में इन्होंने पहली फ्लाइट जो है वो भरी थी। ठीक है जी। कार्ल बेंज क्रेडिटेड द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल या कार, मैंने ऊपर बता दिया, ऑटोमोबाइल व्हीकल कार एक ही चीज है ना। ठीक है। विच साइंटिस्ट डेवलप्ड प्रेशराइजेशन एंड एडवांस जर्म थ्योरी। तो प्रेशराइजेशन की जो थ्योरी थी वो लुई पैस्चर ने दी थी। ठीक है। तो एडवांस जर्म थ्योरी और प्रेशराइजेशन जो है वो लुई पैस्चर ने दी थी। नोबेल प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द विल ऑफ। तो नोबेल प्राइज जो है वो किसकी विल से जो है वो दिया गया था, तो स्वीडिश इन्वेंटर था। एंड मजे की बात है कि इसने इन्वेंट किया था डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल जो है इसके नाम के ऊपर जो है वो दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है
इन्होंने जो है वो किया था। और फिर अब जो नोबेल प्राइजेज हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर और पीस के अंदर जो है वो दिए जाते हैं। और एल्फ्रेड नोबेल जो है, नोबेल प्राइजेज वर फर्स्ट अवार्डेड इन द ईयर। सबसे पहले जो नोबेल प्राइज था वो 1901 में दिया गया था, एल्फ्रेड नोबेल की डेथ के बाद, ठीक है। एंड फिर बाद में इसमें 1969 में जो है वो ऐड हुआ था, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड भी इसमें ऐड हुई थी, ठीक है। अच्छा, मलाला यूसुफजई रिसीव द नोबेल प्राइज इन कैटेगरी ऑफ, दो ही पाकिस्तानियों को आज तक नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और मलाला को जो है वो पीस नोबेल प्राइज मिला है, मलाला यूसुफजई को पीस नोबेल प्राइज मिला है। और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे, यू इज द ओनली साइंटिस्ट के जिनको पाकिस्तान में नोबेल प्राइज मिला, और उनको फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन पे मिला था, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर ही बता दिया कि उनको फिजिक्स की कंट्रीब्यूशन में मिला था। द कोल्ड वॉर प्राइमरीली रिप्रेजेंटेड द राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना, यूएसएसआर एंड जर्मनी, यूएसए एंड यूएसएसआर। सो यूएसएसआर रशिया को कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, ठीक है। तो 1947 से लेके 1991 तक ऑलमोस्ट जो है वो कोल्ड वॉर एरा रहा है। और आप ये देखो कि ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का ये का टाइम बन जाता है। और ये कैपिटलिज्म और वर्सेस कम्युनिज्म की जो है ना, ये जो है ये फाइट थी, ठीक है जी। तो लेक्चर में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले अपने लॉ एडमिशन टेस्ट प्रेप सेशन के हवाले से बताना चाहूँगा कि हमारा जो लॉ एडमिशन प्रेप सेशन है फॉर द अपकमिंग लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि 21 जून 2026 को इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए लाइव क्लासेस का आगाज़ जो है वो हो चुका है। याद रखिएगा, ये डेली बेसिस पे 1 घंटे की जूम के ऊपर, जूम वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो लाइव क्लास जो है वो इसमें कंडक्ट की जाती है। हर सेशन के लिए नोट्स को डिपेंडिंग अपॉन द लेटेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो अपडेट किया जाता है, क्या चीज़ें उसमें आ सकती हैं उसके मुताबिक है। एंड डेली की जो लाइव क्लास होती है वो साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही होती है, ताकि अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट का कुछ इशू था या आप उस दिन कोई क्लास नहीं ले सके तो आप दोबारा उसको पोर्टल पर से रिवाइज कर सकें। इसके अलावा आपके पास पोर्टल के ऊपर एमसीक्यूज का एक्सेस होता है, नोट्स आप पीडीएफ फॉर्म में वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ ये कि आपकी जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स और उर्दू की तैयारी करवाई जाती है, बल्कि इसके साथ साथ आपके एसेस एंड स्टेटमेंट्स के ऊपर भी वर्क की जाती है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उस मैकेनिज्म के तहत जो है मुझे एसेस और स्टेटमेंट्स जो है अपने राइट डाउन करके भेजते हैं, मैं उनको मार्क करता हूँ, उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं उसके हवाले से मैं उनको जो है वो गाइड करता हूँ। एंड एक बात मैं इंशाल्लाह आपको बताता चलूँ कि हमारा जो प्रेप सेशन है वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर जो है वो पर मुश्तमिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चीज़ों के नोट्स दे दिए जाते हैं और रट्टे लगाने का कहा जाता है, बल्कि आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं ताकि आप अपने टेस्ट में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें और अपने लॉ एडमिशन टेस्ट में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जो लेटेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ है, यानी जो 25 जनवरी 2026 को लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ था, उसमें हमारे जो हाई स्कोर स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट है, क्योंकि अभी तक अप्रैल वाले लॉ एडमिशन टेस्ट का तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, जनवरी वाले का हो चुका है। सो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे टॉप स्कोरर जो स्टूडेंट्स हैं वो 80 का स्कोर जो है वो उन्होंने जो है अपने टेस्ट में जो है वो स्कोर किया है। पहले एक स्टूडेंट का मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, ये एक सेकंड स्टूडेंट है, इनका भी 80 का स्कोर है माशाल्लाह। और फिर ये जो हमारे एक स्टूडेंट हैं, इनका जो है वो 76 का स्कोर है। ये जो है इसके साथ साथ 73 मार्क्स अगेन इनके भी 25 जनवरी वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर इन्होंने स्कोर किए हैं। और ये भी जो हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने 72 का स्कोर जो है वो अपने लॉ एडमिशन टेस्ट में किया है। तो मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करने का मकसद ये है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारी जो मेहनत है वो कितनी फ्रूटफुल है स्टूडेंट्स के लिए, कितनी बेनिफिशियल है इन अचीविंग हाई स्कोर्स। सो अगेन, अगर आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 44 इज द वर्ल्ड वॉर टू कमेंस विद द जर्मनीज इन्वेजन ऑफ। वर्ल्ड वॉर टू क्यों स्टार्ट हुई थी, कमेंस यानी इनिशिएट हुई थी। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वॉर वन जो है ना, वो ऊपर मैंने डेट्स रिवाइज करवाई भी हैं आज के लेक्चर में आपको। तो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई थी आर्क ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड के मर्डर के बाद, ठीक है। आर्क ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड के मर्डर के बाद हुई थी, ठीक है। सो आर्क ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड के मर्डर के बाद जो है वो हुई थी। सो आर्क ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड के मर्डर के बाद जो है ना, वर्ल्ड वॉर वन जो है वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई, तो वर्ल्ड वॉर वन के एंड होने के बाद सारा इल्जाम जो है वो जर्मन्स पे लगा दिया उन्होंने। जब जर्मनी पे सारा इल्जाम लगा,
तो जर्मनी ने क्या किया कि वर्ल्ड वॉर 2 फिर स्टार्ट की अपना बदला लेने के लिए। हिटलर को लोगों ने अपना लीडर इसीलिए बनाया था कि भाई वो जो जर्मनी के ऊपर सारा कुछ लगाया हुआ है उसको जो है ना वो करेंगे, उसको वो हटाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो स्टार्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। द अटोमिक बॉम्बिंग्स दैट एक्सीलरेटेड द कंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 अकर्ड इन। ठीक है, सो वर्ल्ड वॉर 2 कैसे एंड हुई थी? तो वर्ल्ड वॉर 2 का एंड जो था बड़ा डेवास्टेटिंग था। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अमेरिका ने जापान के ऊपर जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो फेंके थे। और हिरोशिमा एंड नागासाकी उनके दो सिटीज थे जिनको अमेरिका ने टारगेट किया था विद न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स। उसके बाद जो है फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड हो गई थी। जर्मनी वॉज डिवाइडेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 चीफली ड्यू टू रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, नो आइडियोलॉजिकल राइवलरी बिटवीन एलाइड पावर्स। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि जर्मनी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ताकि जर्मन जो है वो दोबारा से कंबाइन होकर हमारे खिलाफ ना लड़ सकें। ये जो कोरिया आज नॉर्थ और साउथ कोरिया की फॉर्म में डिवाइडेड है, ये काम भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही किया गया था। सो 3-4 मेजर हैपनिंग हुई हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। एक तो उसमें याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कब बनी है, तो यूनाइटेड नेशंस बनी है 1945 में। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है। जर्मनी को भी डिवाइड किया गया है जो है इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। जो भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा है कि वॉल ऑफ बर्लिन को गिरा दिया गया था, फिर 1990 में री यूनिफिकेशन हो गई थी जर्मनी की। एंड जो नॉर्थ और साउथ कोरिया उनको भी इसलिए डिवाइड किया गया था कि वो दोबारा कंबाइन होकर जो है वो जो है वो इशू ना क्रिएट जो है वो कर सकें। तो बहरहाल जो वेस्ट जर्मनी था वो डेमोक्रेट्स के कंट्रोल में था, जिसमें अमेरिकन और ये जो यूएस यूके एंड फ्रांस है, और जो कम्युनिस्ट हैं, ठीक है, रशिया था उस टाइम मेजरली, तो ईस्ट जर्मनी जो था वो उनके कंट्रोल में था। तो बहरहाल ये डिवीजन 1949 में की गई थी और डिसाइड जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किया गया था। तो नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया पे अटैक किया था, दोबारा कंबाइन होने की कोशिश की थी, लेकिन वो हो नहीं सके फिर। ठीक है जी। तो अभी भी अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया वो कम्युनिस्ट है और साउथ कोरियन जो कैपिटलिस्ट है। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इशूड इन। अमेरिका कब इंडिपेंडेंट हुआ था? ठीक है, अमेरिका को आजादी मिली थी इन द ईयर 1776। विच सिटी सर्व्स एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो? नेटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलिट्री अलायंस है। पाकिस्तान एंड टर्की भी इसका इसके जो है वो पार्ट है, हिस्सा है। और ब्रसल्स में इसका हेडक्वार्टर है। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हुआ है। सो ब्रसल्स बेल्जियम में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलेंगे हम लोग। द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO आर लोकेटेड इन। WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक आधा पेपर में इसकी अब्रीविएशन भी आई हुई है कि WHO किस चीज की अब्रीविएशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यूएन का ये पार्ट है और 1948 में स्टैब्लिश हुई थी। और दुनिया भर में जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको देखना जो है वो WHO का काम है। जब 2020 में कोविड आया था, 2019 में बल्कि इनफैक्ट कोविड आया था, तो वो भी WHO ने ही उसको कंटेन किया था, उस पेंडेमिक को लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे। बहरहाल WHO का जो हेडक्वार्टर इट इज इन जनीवा। सो इट इज इन जनीवा, जनीवा के अंदर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। यूनेस्को primarily promotes international cooperation in nuclear defense, no, education and culture. That the United Nations Education and Scientific Cultural Organization है ये इसकी। ठीक है, तो एजुकेशन एंड कल्चर के ऊपर जो है ये डील करते हैं। सो यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। तो यूनेस्को के एब्रीविएशन भी बता दिया, इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन एंड कल्चर के साथ इसका हिस्सा है। एसीन स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ऑप्शन बी जो है ना वो इसका करेक्ट बनता है। ठीक है, सो असीन स्टैंड्स फॉर दिस। विच इकोनॉमिक ब्लॉक इंक्लूड ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका? अब ये क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से कंट्री हैं। मैंने इसी क्वेश्चन को पूछा है लेकिन ट्विस्ट करके उल्टा करके पूछा है। तो ब्रिक्स का मतलब ही क्या है? ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब तो सऊदी अरेबिया भी इसका पार्ट है और भी बहुत से कंट्रीज हैं वो ब्रिक्स में शामिल हुए इन द ईयर 2024 तक। ठीक है, सो ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका की एसोसिएशन है। इनका इनके लिए स्टैंड करता है। दैट क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर लोकेटेड इन। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम क्या है कि जो कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये उनको सेटल करता है। ये यूएन की ही आप समझें कि कोर्ट है। यूनाइटेड नेशंस का ये भी पार्ट है और ये यूएन की कोर्ट है। और द हेग में
द हेग इज द नेम ऑफ अ सिटी, वहां पर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, और जिस बिल्डिंग में इसका हेडक्वार्टर है उस बिल्डिंग का नाम भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है. सो व्हाइट पैलेस, नो नॉट द व्हाइट पैलेस, इट्स कॉल्ड द पीस पैलेस. मिस्टेकनली मैं गलत बता रहा था, व्हाइट पैलेस तो सवात में है, ठीक है, पीस पैलेस जो है ये कहलाता है. सो पीस पैलेस जो है ये बिल्डिंग कहलाती है जहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर्स है. द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट प्राइमरली डील्स विद environmental disputes, trade agreements, war crimes and crimes against humanity. So war crimes and crimes against humanity को primarily जो है वो उसने डील करना है. So question 62 is Sputnik 1 gained historical importance as the Sputnik 1 जो है उसको historical importance क्यों दी गई. अच्छा, Sputnik जो है, Sputnik 1 जो है, that was the first artificial satellite sent in the space by the humans. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, the Russians were the first to go in the space. So Russians were the first to go in the space. So this satellite was sent by the USSR. So this was sent by the USSR. जब हम USSR की बात करते हैं तो हम रशिया की बात करते हैं, जब हम USA की बात करते हैं तो हम अमेरिका की बात करते हैं. So it was the first artificial satellite sent by the humans in the space. So Russians were the first to go in the space. They were the first to go in the space. Whereas the Americans were the first to land on the moon. So Apollo 11 is the first human landing, and Neil Armstrong was the first man or a first human to step on moon. So Apollo 1 जो है, Apollo 11 जो है, ये इट्स द फर्स्ट ह्यूमन मून लैंडिंग की वजह से ये फेमस है. एंड अपोलो वाज बाय द नासा, इट्स एन यूएस स्पेस एजेंसी, ठीक है. सो नासा ने सेंड किया था अपोलो 11 को. एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज फेमस बिकॉज ही वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून. एंड इसके अंदर जो फेमस एस्ट्रोनॉट्स थे अपोलो 11 में, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, बज एल्ड्रिन थे, और माइकल कॉलिंस थे, ठीक है. लेकिन सबसे पहले जो मून के ऊपर जिसने लैंड किया था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, और बज एल्ड्रिन फिर सेकंड नंबर पे इस पे लैंड हुए थे. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम फेमस बिकॉज ही वाज द फर्स्ट मैन हु वॉकड ऑन द मून. तो ऊपर बता दिया. नासा इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ, सो नासा इज द स्पेशल द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नासा जो है वो स्टैंड करता है. एंड अमेरिका की जो है वो स्पेस एजेंसी है. ISRO, so ISRO belongs to India. So Indians have also reached the moon and they have also reached successfully, they have reached the Mars, ठीक है. सो मार्स में उनका एक मिशन जो है वो ऑर्बिट कर रहा है, और ISRO जो है वो इंडिया की स्पेस एजेंसी है. सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंड करती है इसरो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिल्की वे इज कैटेगराइज्ड एज. मिल्की वे क्या गैलेक्सी है. सो और सोलर सिस्टम इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का पार्ट है. तो हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है. तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बहरहाल याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन द एग्जाम मेनी मेनी टाइम्स कि जी विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट. सो मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट बिकॉज मार्स का जो सरफेस है उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है. सो आयरन ऑक्साइड रस्टिंग कॉज करता है, तो उसका रेडिश ब्राउनिश सा कलर है, जिसकी वजह से उसको रेड प्लैनेट कहते हैं. द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सो हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज वीनस. वीनस का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 475 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, ठीक है. नो डाउट मरकरी इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू सन. अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन, तो मरकरी इज क्लोजेस्ट टू सन. येट वीनस का टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा है. क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द बड़ी एक थिक लेयर है गैसेस की, जो उसके जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई है. Saturn is especially known for its blue oceans, no dense forest, no prominent ring system. So आपने देखा होगा बचपन में बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो सोलर सिस्टम ड्रॉ करते हैं एज प्रोजेक्ट्स भी. तो एक प्लैनेट हम ड्रॉ करते थे, किसी के हम वो रिंग्स बनाते थे. उस रिंग में क्या है? गैसेज हैं, आइस हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं, और वो एक सिंपल टेलीस्कोप से भी जो है ना वो नजर आते हैं. तो वो जो प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम है वो है सैटर्न के अराउंड. A light year is a unit used to measure. Light year is a unit of distance. So light year is a unit of distance. So light year की डेफिनेशन क्या है कि कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है एक वैक्यूम ईयर के अंदर, ठीक है. और ये 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है. 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर बनता है, ये इतना बड़ा डिस्टेंस है.
72 नंबर है द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम में। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम का जो है वो पूछा जा रहा है, तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी मरकरी है। मरकरी स्मॉलेस्ट भी है साइज वाइज, प्लस क्लोजेस्ट टू द मून भी है। प्लूटो इज नो लॉन्गर द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो पहले था, फिर प्लूटो को निकाल दिया गया कि भाई उसका साइज जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है एज अ प्लैनेट, और प्लूटो का फिर जो टाइटल है अब वो ड्वार्फ प्लैनेट का है। तो प्लूटो का जो टाइटल है ना वो ड्वार्फ प्लैनेट का है। सो ड्वार्फ प्लैनेट का है। विच गैस फॉर्म द ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर। कौन सी गैस अर्थ के एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा है? तो अर्थ के एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, अप्रोक्सीमेटली 78% प्लस जो वॉल्यूम है एयर के अंदर वो नाइट्रोजन का है। द केमिकल फार्मूला फॉर ओजोन इज, ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 है। एंड पास्ट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजोन का पर्पस क्या है। सो ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ एंड इट स्टॉप द हार्मफुल यूवी रेडिएशन रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है जी। क्लोरोफिल चीफली असिस्ट प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ, सो प्लांट दे मेक देयर फूड themselves and they make their food using light. So photo means light and synthesis means preparation. So plants prepare their food using sunlight, water and carbon dioxide. So chlorophyll जो है वो ग्रीन पिगमेंट है, और यही वजह है कि इस ग्रीन पिगमेंट की वजह की प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स का कलर जो है, मोस्टली प्लांट्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है। लाइट एब्जॉर्ब करना और लाइट को कन्वर्ट करना इनटू फूड, लाइट को, CO2 को और वाटर को, वो क्लोरोफिल का काम है। क्वेश्चन 76, विच गैस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। अच्छा, फिजी ड्रिंक्स में भी यही गैस होती है, जो हम सोडा ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोका कोला या पेप्सी वगैरह एक्सेट्रा, उसमें भी ये यूज होती है। फिजली नहीं, फिजी ड्रिंक्स। ठीक है, सो फिजी ड्रिंक्स में यही यूज होती है। तो फिजी ड्रिंक्स के अंदर भी यही गैस होती है, CO2। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन जनरली कॉजेज। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? सो विटामिन डी इज क्रूशियल फॉर आवर बोन हेल्थ। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन चिल्ड्रन में होती है उनमें रिकेट्स की बीमारी होती है। उस बीमारी में क्या होती है कि जो बोन्स होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं या सॉफ्ट हो जाती हैं। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है, रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ये भी क्वेश्चन ऐड हुआ है कि हमारी बॉडी जो है वो सनलाइट से कौन सा विटामिन लेती है। सनलाइट से कौन सा विटामिन हमारी बॉडी जो है वो लेती है? हमारी बॉडी जो है वो सनलाइट से विटामिन डी, ह्यूमन बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ये ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप्स ड्यू टू इनसफिशिएंट, नाइट ब्लाइंडनेस इज डेवलप्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कॉज करती है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विटामिन ए हमारी बॉडी को किन सोर्सेस से मिलता है? सबसे तो जो इम्पोर्टेंट सोर्स है ना वो कैरेट्स है। यही वजह है कि हमारे घरों में आपने नोटिस किया होगा कि बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं जब भी विंटर्स आते हैं कि जी कैरेट्स खाया करें। सो कैरेट्स हैं, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं एक्सेट्रा। तो स्कर्वी इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी इज अ कॉमन डिजीज एंड इट इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जो है वो कॉज होता है। और जैसे गम्स वगैरह जो है वो ब्लीड करते हैं और लेथार्जिक पेशेंट जो है वो फील करता है। और इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन सी का वो सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस या मैंडरिन फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस वगैरह हैं, लाइम्स हैं ये। और हिस्टोरिकली सेलर्स को ये बीमारी होती थी। बेरी बेरी रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ, बेरी बेरी की जो बीमारी है ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है, और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। और इसकी वजह से इंसान का जो नर्वस सिस्टम है और जो इंसान का हार्ट हेल्थ है वो इफेक्ट होती है। द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स डैश चैम्बर्स, ह्यूमन हार्ट कंटेन्स 4 चैम्बर्स। ठीक है, ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, सो ये 4 चैम्बर्स हैं। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सली रिगार्डेड एज द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है? तो O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, यानी ये किसी को भी दिया जा सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है, द यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। ठीक है, जबकि जो AB पॉजिटिव है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप है। द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, तो क्वेश्चन नंबर 84 है द सेरिब्रम कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, सेरिब्रम जो है ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का हिस्सा है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ
इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। आपका जो 85% ब्रेन का मैस है वो इसके ऊपर जो है वो लाए करता है, यानी सेरिब्रम के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, so largest bone in the human body is femur, whereas the smallest bone in the human body is stapes। तो स्टेप्स जो है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो है वो लिवर है, और जो ओवरऑल बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है वो स्किन है। ठीक है, सो एक्सटर्नल ऑर्गन लार्जेस्ट जो है वो स्किन है, जबकि इंटरनल ऑर्गन जो है वो लिवर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन। सो परमानेंट टीथ एडल्ट ह्यूमंस में कितने होते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 32 टीथ जो है वो एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो है वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इज वाइडली कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। सो गलीलियो को फादर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, द स्टडी ऑफ स्टार्स is known as astronomy. The heliocentric theory states that, so heliocentric theory जो है वो क्या स्टेट करती है? So heliocentric theory ये स्टेट करती है कि जो अर्थ है it revolves around the sun, so the earth revolves around the sun, or the planets they revolve around the sun. Next is which scientist is associated with alternating current systems। जो alternating current systems हैं उसके साथ कौन सा साइंटिस्ट जो है वो एसोसिएटेड है? सो निकोला टेस्ला जो है वो उसने डेवलप किए थे ट्रांसफार्मर्स भी और एसी मोटर्स भी। याद रखिएगा कि फेरेडे ने फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था, जिसकी बेसिस के ऊपर ट्रांसफार्मर्स और मोटर्स जो है वो वर्क करते हैं। सो एनीवेज निकोला टेस्ला वर्कड अ लॉट ऑन द अल्टरनेटिंग करंट्स। मॉर्स कोड वाज डेवलप्ड बाय, सो मॉर्स कोड जो है वो सैमुअल मॉर्स ने जो वो डेवलप किया था। एंड ये सीक्वेंस है डॉट्स का और डैशेस का, ताकि टेलीग्राफ यानी जो तार का सिस्टम था वो वर्क जो है वो कर सके। विच साइंटिस्ट इज फेमसली लिंक्ड विद द डिस्कवरी ऑफ रेडियम। सो डिस्कवरी ऑफ रेडियम, ऊपर भी मैंने बताया कि मैडम मैरी क्यूरी जो है उनको 2 दफ़ा नोबेल प्राइज मिला है, एंड रेडियोलॉजी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। एंड रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और मैडम क्यूरी जो है उनको ये क्रेडिट जाता है इसकी डिस्कवरी का। द बुक वॉर एंड पीस वॉज ऑथर्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय, ये मैंने ऊपर बताया है आपको ऑलरेडी पहले ही। हैमलेट इज अ लिटरेरी वर्क ऑफ, ये भी ऊपर गुजरा था कि हैमलेट जो है वो लिटरेरी वर्क है किसका? विलियम शेक्सपियर का। सो इट्स अ ट्रेजेडी प्ले एंड इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द रिपब्लिक वाज रिटन बाय प्लेटो। ठीक है, सो इट वाज रिटन बाय प्लेटो। तो ये भी ऊपर जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्वेश्चन के चॉइसेस में। द वेल्थ ऑफ नेशन इज एसोसिएटेड विद, तो द वेल्थ ऑफ नेशन इज एसोसिएटेड विद एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ जो है इसने मॉडर्न इकोनॉमिक्स के ऊपर जो काम किया है उसमें इसने थ्योरी दी थी ये, और दिस थ्योरी इज इन द मॉडर्न इकोनॉमिक्स के साथ इसका ताल्लुक है, और एडम स्मिथ ने जो है ना ये थ्योरी जो है वो दी थी हमें। राइट जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लुवर म्यूजियम इज लोकेटेड इन। सो जो लुवर म्यूजियम है ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो क्वेश्चन नंबर 97 है कि लोवायर म्यूजियम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। सो लोवायर म्यूजियम जो है वो पेरिस में लोकेटेड है। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस पेंटिंग्स हैं, जिसमें जो आपकी मोनालिसा है पेंटिंग, वो भी इसी के अंदर है, और डिफरेंट जो पेंटिंग्स हैं वो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर बड़ी फेमस जो है वो आर्ट वर्क जो है वो डिपिक्टेड है, यहाँ पर पड़े हुए हैं। द वेटिकन म्यूजियम आर सिचुएटेड इन, तो नाम से पता चल रहा है वेटिकन म्यूजियम जो वेटिकन सिटी में लोकेटेड है, और वेटिकन सिटी जो है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन एज वेल एज बाय लैंड एरिया। सो पॉपुलेशन प्लस एरिया के लिहाज से दुनिया का सबसे स्मॉलर जो है ये कंट्री है। येलोस्टोन नेशनल पार्क इज नोटेबल फॉर बीइंग द लार्जेस्ट डेजर्ट रिजर्व, नो। ओल्ड यूनिवर्सिटी कैंपस, नो। इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, और ये अमेरिका में है। So Angels Fall, regarded as the world's highest waterfall, is located in, दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट यानी ऊंचा वाटरफॉल है वो एंजल्स वाटरफॉल है, एंड इट इज लोकेटेड इन वेनेजुएला। द नाइल रिवर फ्लोज आउट टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका से और मेनली इजिप्ट से ये गुजरता है, और भी कुछ कंट्री से गुजरता है। विच न्यूज़पेपर इज पब्लिश फ्रॉम पाकिस्तान। सो इनमें से जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है वो डॉन है। डॉन इज द न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान। G7 रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ 7 मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ जो है वो इसका ताल्लुक है। एंड पहले ये G8 था, याद रखिएगा कि पहले ये G8 था, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इट वाज फॉर्मली G8, बट जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई है तो रशिया को इसमें से रिमूव कर दिया गया, और ये अब G8 से क्या बन गया है? G8 से G7 कंट्रीज का ग्रुप बन गया।
Which route is historically famous for connecting Chicago with Santa Monica across the United States? तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि Route 66 is one of the major routes of America and it is a symbol of freedom, जो कि Santa Monica को connect करता है with Chicago and Route 66 जो है ये कहलाता है. The Potsdam Agreement is primarily associated with the events following. So Potsdam जो एग्रीमेंट था ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ. तो याद रखिएगा जो ट्रीटी ऑफ वर्सलेस है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुई है. ट्रीटी ऑफ सेवरस जो है वो फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर पे हुई है. और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो पोट्सडैम एग्रीमेंट हुआ है और ये जुलाई अगस्त 1945 में हुआ था अमेरिकन के बीच में, सोवियट्स के बीच में और यूके के बीच में. और इसमें जर्मनी की मिलिटराइजेशन जो है यानी जर्मनी की जो आर्मी या उसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको कम करने पे जो है वो इस पर काम जो है वो हुआ था, उसके ऊपर जो एग्री हुए थे. Which scientist is credited with the discovery of the law of electromagnetic induction? The law of electromagnetic induction जो माइकल फैराडेज ने जो है वो दिया था. The first woman to receive a Nobel Prize, so Madame Marie Curie was the first woman to receive a Nobel Prize. She has got 2 Nobel Prizes. एक नोबेल प्राइज उनको फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन पे और पहला नोबेल प्राइज उनको केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन पे मिला है. Which mountain range form the natural boundary between Europe and Asia? So उराल माउंटेन रेंजेस जो हैं वो यूरोप और एशिया के बीच में नेचुरल बाउंड्री है. क्योंकि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा. द इन्वेंशन ऑफ रेडियो इज मोस्ट कॉमनली एट्रीब्यूटेड टू मार्कोनी, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला. सो रेडियो जो है उसको जो है उसकी जो इन्वेंशन है या जो उसकी वर्किंग है उसका क्रेडिट जो है वो मार्कोनी को जाता है. एडिसन को बल्ब का जाता है. टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट पे काम किया है और मॉर्स ने मॉर्स को डेवलप किया था ताकि टेलीग्राफ का सिस्टम जो है वो वर्क कर सके. लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच इवेंट डायरेक्टली ट्रिगर्ड द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 1? किस इवेंट के बाद वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट हुई थी? सो आर ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड की डेथ की वजह से, उनके असैसिनेशन यानी कत्ल की वजह से जो है वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो इनिशिएट हुई थी. तो कुछ क्वेश्चन आखिर में मैंने तेजी में इसलिए भी किए कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, प्लस जो है ये चीज़ें कुछ ऊपर भी एक्सप्लेन मैं कर चुका था. सो आई एम होपफुल कि इस लेक्चर को प्रिपेयर करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह. और ऐसे वो कुछ क्वेश्चन जो कि पेपर में आ जाते हैं थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, उनको यहाँ पे कंपाइल किया हुआ था. सो अल्लाह ताला से दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपके लॉ एडमिशन टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से नवाजें. आप सबसे इजाज़त चाहते हैं. टिल नेक्स्ट लेक्चर, टिल नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह. Like, comment, and subscribe.